नमस्कार, मैं जसकर्ण। आज अपने कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 का प्रश्न पत्र। ये एग्जाम आरपीएससी द्वारा लिया गया था। 8/9/2024 को लिया गया था। ये जो प्रश्न पत्र है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से संबंधित है, यानी कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र की अपनों ने एक क्लास लगा ली है, जिसमें अपनों ने 10 प्रश्न किए थे। तो आज की क्लास में अपने शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। अगर पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। दोस्तों, आज की क्लास का 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन यानी तिथि सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 2 बाणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 3 डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या को, ऑप्शन नंबर 4 कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, कपिल मुनि जी का मेला। ये कार्तिक अमावस्या को नहीं, ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। तो अपने भी बात कर लेते हैं कि कपिल मुनि का जो मेला है ये कहाँ भरता है? ये भरता है कोलायत बीकानेर में। कोलायत कोलायत बीकानेर में भरता है। कोलायत बीकानेर में। तो दोस्तों, कपिल मुनि जी का मेला कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। कोलायत बीकानेर में इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की जो रात्रि है उसको दीपदान का महोत्सव बनाया जाता है। तो दीपदान महोत्सव, दीपदान जो महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है कोलायत बीकानेर का। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को दीपदान महोत्सव बनाया जाता है। तो दीपदान महोत्सव कोलायत बीकानेर से संबंधित है। कपिल मुनि जी का मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। दोस्तों, अपने बात करते हैं बाणगंगा मेले के बारे में। तो बाणगंगा का जो मेला है वैशाख पूर्णिमा को भरता है। बाणगंगा नदी के किनारे भरता है। बाणगंगा नदी के किनारे भरता है। कहाँ भरता है? जयपुर में भरता है। कहाँ भरता है? जयपुर में। तो ये भी आप ध्यान रखें, बाणगंगा का मेला बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर जिले में भरता है, वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तो अपनी बात करते हैं बेणेश्वर मेले के बारे में, जो माघ पूर्णिमा को भरता है। दोस्तों, बेणेश्वर जो मेला है ये सोम माही जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम पर क्या है माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। जो बेणेश्वर धाम है ये संत महावजी की तपोभूमि है। बेणेश्वर धाम संत महावजी की तपोभूमि है। संत महावजी की तपोभूमि तपोभूमि संत महावजी की तपोभूमि है बेणेश्वर धाम पर। बेणेश्वर जो धाम है वो कहाँ पड़ता है? साबला गांव में पड़ता है। साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पड़ता है। ये भी ध्यान रखें आप। संत महावजी की तपोभूमि साबला गांव डूंगरपुर में है, जहां का जो धाम है उसे बोला जाता है बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो बेणेश्वर जो मेला है सोम माही जाखम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। दोस्तों, उसके बाद अपने बात करते हैं डिगी का मेला, जो श्रावण अमावस्या को भरता है। तो डिगी का जो मेला है ये डिगी टोक में भरता है। डिगी टोक में, ये नोट कर ले आप, डिगी टोक में मेला भरता है। डिगी जी का जो मेला भरता है, यहाँ पर जो मुख्यतः मेला भरता है ये कल्याण जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। कल्याण जी के मंदिर पर डिग्गी जी का मेला भरता है श्रावण अमावस्या को। कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, डिग्गी जी का जो मेला है ये वर्ष में 3 बार भरता है। एक तो श्रावण अमावस्या को भरता है, वैशाख पूर्णिमा को भरता है और भाद्रपद एकादशी को भरता है। तो ये बात भी आप नोट कर ले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बगल बंडी क्या है? बगल बंडी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 साफे का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2 पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। ऑप्शन नंबर 3 महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है। ऑप्शन नंबर 4 विशेष प्रकार का एक आभूषण है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। पुरुषों का जो ऊपरी वस्त्र होता है उसे अपने बगल बंडी कहते हैं। तो बगल बंडी क्या है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। प्रश्न नंबर 13, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर अपने देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा राज सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर 4 महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों, काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना
महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई थी। महाराजा अनूप सिंह की कृति है ये काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। प्रश्न नंबर 14वां है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया था? अकबर द्वारा सन 1584 को, कब? दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? ऑप्शन नंबर 1 मिर्जा हाकिम को, ऑप्शन नंबर 2 शाहबाज खान को, ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह को, ऑप्शन नंबर 4 राजा जगन्नाथ कछवाहा को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 राजा जगन्नाथ कछवाहा को दिसंबर 1584 में महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का जो कार्य सौंपा था वो अकबर ने सौंपा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 राजा जगन्नाथ कछवाहा है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण राम भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 सीताराम भट्ट परवणीकर, ऑप्शन नंबर 3 अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन नंबर 4 मधुसूदन ओझा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सीताराम भट्ट परवणीकर। तो जयवंश महाकाव्य जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? सीताराम भट्ट परवणीकर है। सीताराम भट्ट परवणीकर की रचना है जयवंश महाकाव्यम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 बपंग, ऑप्शन नंबर 2 मोरचंग, ऑप्शन नंबर 3 खड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 अलगोजा। दोस्तों तत्ववाद्य यंत्र है बपंग। बपंग क्या है? एक तत्ववाद्य यंत्र है। अपनी बात करते हैं अलगोजा और मोरचंग के बारे में। तो अलगोजा और मोरचंग दोनों के दोनों क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र। तो तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? बपंग तत्ववाद्य यंत्र है, जबकि मोरचंग अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अपने बात करते हैं सतारा भी एक क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। इसके अलावा अपने बात करते हैं सिंगी, सिंगी भी एक सुशील वाद्य यंत्र है। उसके बाद बात करते हैं अपने मशक, तो मशक भी एक क्या? सुशील वाद्य यंत्र है। तो मोरचंग अलगोजा सतारा सिंगी मशक ये सब क्या? सुशील वाद्य यंत्र है। इसके बाद अपने बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में खड़ताल। तो खड़ताल क्या है? घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल क्या है? घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल। जबकि मोरचंग अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा बात करते हैं लेजिम, लेजिम भी ये क्या है? घन वाद्य यंत्र है। लेजिम, लेजिम। इसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट मंजीरा, मंजीरा भी क्या है? एक घन वाद्य यंत्र है। तो ये घन वाद्य यंत्र है खड़ताल, लेजिम, मंजीरा। चिमटा जानते ही हो आप, तो ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। तो बपंग क्या है? एक तंत्र वाद्य यंत्र है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को। कथन नंबर 1, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। कथन नंबर 1, तेजाजी खरनाल के रामकुमरी एवं तहारजी धोलिया जाट के पुत्र थे। कथन नंबर 2, लाचा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों विकल्प नंबर जो 1 है, कथन नंबर 1 है, ये बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनके माताजी का नाम रामकुमरी था। इनके पिताजी तहारजी धोलिया जाट थे। धोलिया जाट, इन्हें नागवंशीय जाट भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तेजाजी के जो तेजाजी थे वो नागवंशीय जाट थे। तो तहारजी नागवंशीय जाट थे ना, तो तहारजी नागवंशीय जाट भी थे और धोलिया जाट भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो विकल्प नंबर जो 2 है वो है लाचा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। ये भी विकल्प नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा केवल ए सत्य है जो गलत है, केवल बी सत्य है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों असत्य है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य है, तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। तहारजी धोलिया जाट व रामकुमरी के घर पे हुआ था। इन्होंने लाचा गुजरी की गायों की रक्षार्थ हेतु क्या है वीरगति को प्राप्त हुए थे तेजाजी। फिर अपनी बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? प्रश्न नंबर 18 है। ऑप्शन नंबर 1 रतन सिंह के पास, ऑप्शन नंबर 2 कहलर देव के पास, ऑप्शन नंबर 3 शीतल देव के पास और ऑप्शन नंबर 4 हमीर के पास। ऑप्शन नंबर 4 हमीर के पास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है हमीर के पास। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने हमीर के पास क्या है शरण ली थी।
प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चांट, ऑप्शन नंबर 2 पोंत, ऑप्शन नंबर 3 नोगरी, ऑप्शन नंबर 4 ओखरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ओखरी जो आभूषण है वो कान का आभूषण है। ओखरी कहां का आभूषण है? कान का आभूषण है। उसके बाद अपनी बात करते हैं चाट आभूषण के बारे में। तो दोस्तों जो चाट आभूषण है, एक तो चाट हो गया और दूसरा नोगरी हो गया। ये दोनों जो आभूषण है ये हाथ के आभूषण है, चाट व नोगरी। चाट व नोगरी कहां के आभूषण है? हाथ के आभूषण है। अपनी बात करते हैं पोंत के बारे में। तो पोंत क्या? गले का आभूषण है, गले का। पोंत गले का आभूषण है, ओखरी कान का आभूषण है, चाट व नोगरी दोनों क्या है? हाथ के आभूषण है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? देश दर्पण जो रचना है वो किन की रचना है ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 नरोत्तम स्वामी की, ऑप्शन नंबर 2 दयालदास की, ऑप्शन नंबर 3 मोहनोत्नेरसी की, ऑप्शन नंबर 4 बांकीदास की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दयालदास की रचना है। देश दर्पण जो रचना है वो दयालदास की रचना है। देश दर्पण रचना के रचयिता कौन है? दयालदास जी है। प्रश्न नंबर 21 है, बोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? बोराट पठार की औसत ऊंचाई के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1337 मीटर है, ऑप्शन नंबर 2 1172 मीटर है, ऑप्शन नंबर 3 1014 मीटर है, ऑप्शन नंबर 4 1225 मीटर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है 1225 मीटर। बोराट के जो पठार है, बोराट का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई या कब प्रारंभ की गई? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई थी? ऑप्शन नंबर 1 2024 से, ऑप्शन नंबर 2 2023 से, ऑप्शन नंबर 3 2022 से, ऑप्शन नंबर 4 2021 से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है 2023 से। तो राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 में प्रभाव में आई थी। 2023 में क्या है? प्रभाव में आई थी। दोस्तों अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर मैंने आपसे मांगा था, अगर उसका आंसर आपको नहीं पता चला है तो उसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो उसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न मेरे पास है नहीं, उसको लाना मैं भूल गया। तो अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी है तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसके 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है उसका। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस क्लास पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ, अपने नई क्लासों के साथ मिलते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।